नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। हम जानते हैं कि समूह मनुष्य के जीवन के लिए एक अत्यंत आवश्यक वास्तविकता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक समूहों का सदस्य रहता है और वह निरंतर नए समूहों का निर्माण भी करता रहता है। इन समूहों के द्वारा ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा साथ साथ वह समूहों के माध्यम से ही अपने विचारों और अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सामाजिक समूह की, तो सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। मैकआवर एंड पेज के अनुसार समूह से यह तात्पर्य है कि यह व्यक्तियों के किसी भी एक ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। अतः सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो यह एक समूह का निर्माण करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समूह की विशेषताएं। हम सामाजिक समूह की विशेषताओं में सबसे पहला लेते हैं कि यह व्यक्तियों का समूह है। अर्थात किसी भी समूह का निर्माण अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में गिलिन एंड गिलिन लिखते हैं कि समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना जरूरी है। दूसरी विशेषता यह है कार्य विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। तीसरी विशेषता है कि सामाजिक समूह में सामान्य रुचि होती है। अर्थात किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जिनकी रुचि, हित या उद्देश्य या हम कह सकते हैं आवश्यकताएं समान हो। विरोधी हित वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। चौथी विशेषता है सामाजिक समूह में एकता। कोई समूह के रूप में उस समय तक ही कायम रह सकता है जब तक उनके सदस्यों के मध्य एकता की भावना पाई जाती हो। इसके अभाव में समूह टूट जाता है। अतः सदस्यों में एकता की भावना या जिसे हम कह सकते हैं हम की भावना होना अत्यंत ही आवश्यक है। पांचवी विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। समूह के सदस्य इच्छुक होती है। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बन पाता है, वरन उन्हीं समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है जो उनके हितों, आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप होते हैं। अतः इन समूहों की सदस्यता इच्छुक होती है। व्यक्ति जिस समय तक चाहे वह उसका सदस्य रह सकता है और उसके बाद अपनी सदस्यता को समाप्त भी कर सकता है। छठी विशेषता है स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते हैं, वरन वे अलग अलग परिस्थिति और भूमिका निभाते हैं। अर्थात उनमें से कुछ लोगों का अलग अलग स्टेटस और अलग अलग रोल होता है। प्रायः समूह में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। पदों में उच्चता और निम्नता के इस क्रम को ही हम स्तरण कहते हैं। सातवीं विशेषता यह है कि सामूहिक आदर्श। प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श या प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों और प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जनरीतियों आदियों का पालन करें। अर्थात हर समूह की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। हर सदस्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वह उन नियमों का पालन करे। अगली विशेषता है स्थायित्व। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है।
यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वे इतने अस्थिर नहीं होते कि आज बने और कल समाप्त हो जाए। अगली विशेषता है समझौता। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणालियों, स्वार्थ पूर्ति नियमों आदि को लेकर आपस में समझौता हो, अर्थात सभी इन चीज़ों को आपस में माने और उन सब बातों से सहमत हो। अगली विशेषता है ढांचा। प्रत्येक समूह की एक संरचना या ढांचा होता है, अर्थात उसके कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ कार्यप्रणाली होती है जिसके आधार पर वह कार्य करते हैं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ उनमें स्वार्थ पूर्ति होती है, उनके नियम होते हैं, वहाँ पर कुछ अधिकार होते हैं, कुछ पद होती हैं, कुछ भूमिकाएं होती हैं और कर्तव्य भी उनके तय होते हैं और सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। अर्थात समिति में जिस व्यक्ति को जो पद प्राप्त है या जिस व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त है, व्यक्ति उसी अनुसार अपनी भूमिकाएं करता है। हर पद के साथ कुछ कर्तव्य और अधिकार भी दिए जाते हैं। व्यक्ति को इन कर्तव्यों को और अधिकारों को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। अगला है सामाजिक संबंध। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं होता, वरन उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना जरूरी होता है। अर्थात व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करें, एक दूसरे की अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करें, वो भी अर्थपूर्ण। अगली विशेषता है जागरूकता। मैकाइवर और पेज ने पारस्परिकता और जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति और सहयोग की भावना पाई जाती है, अर्थात लोगों के बीच पारस्परिकता हो, लोगों के बीच जागरूकता हो। यह होना एक समूह के लिए, सामाजिक समूह के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगली विशेषता है आदान प्रदान। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, वरन एक दूसरे के कष्ट में सहयोग और सहायता भी करते हैं। सहयोग और आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए वह समूह या जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह समूह बनाया गया है, तो उसका आधार यही सहयोग और आदान प्रदान होता है। इस प्रकार आज हमने सामाजिक समूह के बारे में अध्ययन किया और इसकी विशेषताओं के बारे में जाना। धन्यवाद।